गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिका बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो अपन बोलते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है ना। तो इसके बारे से हम पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शन को। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी जगहों पर क्लोरोप्लास्ट से हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन तक वहाँ तक लेके जाऊँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन और जनरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह ग्रीन कलर का प्लास्टिड है ना, जिसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट्स पाया जाता है। यह जो है प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है ना, मतलब कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में वो बदल देता है। ठीक है। यह प्लास्टिड सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है, कहीं पर बाई कॉन्वेक्स, कहीं पे ओवल, कहीं पे है ना स्फेरिकल शेप में मिलता है। और न्यूक्लियस के बाद यही सबसे बड़ा ऑर्गन है जो सेल प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक प्लास्टिड का ही टाइप है। प्लास्टिड हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक स्टोरेज प्लास्टिड होती है जिसमें ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जिसमें ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन ये सारे चीज़ स्टोर्स रहते हैं, है ना। दूसरा है सिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, इसमें हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इस जो प्रोसेस है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इतना तो आपको सभी को मालूम है। ठीक है ना। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हैं, ए और बी। ए का जो परसेंटेज है क्लोरोप्लास्ट में वो ज़्यादा है बी के तुलना पे। ठीक है। ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ में। ठीक है। तो एल्गी में इसकी जो संख्या है वो बहुत ही कम होती है, जबकि हायर प्लांट्स या कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स हैं उनमें 100 से ज़्यादा जो है प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट को ऑब्ज़र्व किया था हुगो वॉन मोहल ने 1837 पे। ठीक है ना। और इसको जो प्लांट में जो देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है प्लांट में शिम्पर ने किया था 1883 में। ठीक है, किसी किसी बुक में 1885 भी दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि लीफ की जो सरफेस है, लीफ जो है अपने को एरियल पार्ट वाला है, शूट वाला पोजीशन है। तो लीफ, ठीक है, प्लांट्स का वह पार्ट जहाँ पर ग्रीन ही आपको दिखाई दे, ग्रीन वाला भाग दिखाई दे, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अपने को मिल जाता है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, लीफ की सरफेस पे मिलेगा। ठीक है। तो लीफ की सरफेस में जैसा कि यहाँ पर सेक्शन कटिंग लिया हुआ है, लीफ की जो वीएस सेक्शन लिए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में आपको मालूम है लीफ की जो हेयर्स हैं वो रहेंगी, क्यूटिकल रहेंगी। फिर उसके बाद देन अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस के बाद मीजोफिल की सेल होती है। मीजोफिल की सेल जो हैं दो प्रकार से होती हैं, एक तो होती है पैलीसाइट की सेल और दूसरी होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल। ये दोनों सेल में क्लोरोप्लास्ट कंटेन रहते हैं। ठीक है, इनका नंबर सब सेल में अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मुख्य काम है वो है कि सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करना। ठीक है। और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और आपको ये क्या देगा, एनर्जी मिलेगा। कार्बन रिएक्शन चलेगी और दूसरे तरफ अपना जो है वो पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को, और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं।
तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हमको मिलती है पौधों के द्वारा में, वो सिर्फ होता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो जैसा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं आगे और डिटेल करूँगा इसको, चलिए आगे देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में हम क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस किस जगह पे पाया जाता है, उनका शेप एंड साइज़ कैसा होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो लीफ की वह सरफेस जहाँ पर लीफ का वह सरफेस जहाँ पे मीज़ोफिल की सेल, ये देख सकते हैं आप मीज़ोफिल की सेल, और मीज़ोफिल की सेल में पैलीसाइड की सेल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिल ही जाएगा। आप डिसेक्टिंग करते होंगे क्लास पे, तो आप देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही आप लीफ का सेक्शन कटिंग लीजिए, ठीक है, और एकदम पतला सेक्शन कटिंग लीजिए और आप उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करिए, तो आपको उसमें डार्क कलर पे दिखाई देंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बट इसको ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ज़्यादा हाई पावर पे देखना पड़ेगा, तब वो दिखेगा। स्टोमेटा तो आराम से दिख जाते हैं। ठीक है ना। तो साइज़ एंड शेप की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि एल्गी में भी हमको क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो कप शेप्ड हो गया क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, गार्डिल शेप जो है यूलोथ्रिक्स में मिलता है, रेटिकुलेट उडोगोनियम, है ना, उडोगोनियम एग्जाम्पल ये पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आता है कि रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो आप उसको लिख सकते हैं उडोगोनियम क्लेडोफोरा। और एक होता है रिबन लाइक, जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये स्पाइरोगायरा है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो स्पाइरोगायरा है। फिर नेक्स्ट जो आता है इसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें अपने को प्रोटीन जो है 35 से 55% मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। लिपिड जो है फास्फोलिपिड 20 से 30% के बीच में, और क्लोरोफिल 5 से 10%, जिसमें क्लोरोफिल 5 से 10% में क्लोरोफिल ए का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है 75%, और क्लोरोफिल बी का जो परसेंटेज है वो है 25%। इसके अलावा जो है डीएनए मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। इसके पास खुद का जीनोम होता है, जिससे ये क्या करता है, इसमें जो रिएक्शन चलेंगे, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, उनसे रिलेटेड सारे प्रोटीन्स के जो कोडान है, जीन जो है, वो इसके जीनोम में पहले से ही मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल करूँगा कि देखिए आप, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ठीक है, कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बनी हुई रहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी क्लोरोप्लास्टिक स्पेस। ठीक है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। तो दो में डबल मेम्ब्रेनल वाले ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है। इसके बाद का जो पार्ट है, जो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन में, वो पार्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नॉन, वहाँ पर क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे मिलेगा आपको। रिएक्शन सेंटर जो हम बोलते हैं, आगे मैं डिटेल करूँगा, तो उसमें रिएक्शन सेंटर पे जो आपके क्वांटासोम है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस जो स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ग्रेनम। तो ग्रेनम किससे बोलते हैं, तो ये थैलेक्वाइड का ही पार्ट है। तो लगभग 80 से 100 या 50 से 100 के एक बंडल होते हैं, सिक्के की जैसी संरचना होती है, वह कहलाता है ग्रेनम। ठीक है, ये पूरा यूनिट को क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम कह रहे हैं। और सिर्फ एक यूनिट को क्या बोल रहे हैं,
ओवरऑल यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम बोल रहे हैं। अगर एक यूनिट की बात करें, एक सिक्के की बात करें, तो ये थैलेक्वाइट कहलाता है। ठीक है, थैलेक्वाइट की जो है सेक्शन कटिंग मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स, स्टार्च स्टोरेज रहता है, और इसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किस किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दो ही ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रोमा हो गया। उसके अलावा इसमें मैं बता दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है यहाँ पर 70S प्रकार का होता है, 70S टाइप का। ठीक है, तो ये इतने सारी चीज़ें होती है। और जो ग्रेना है, वो ग्रेना के जो बंडल है ना, या जो थैलेक्वाइट्स के जो बंडल बोलेंगे, वो आपस में एक लैमेली से जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है ना, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे, और इसके बारे से जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है वो मेन क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो दो प्रकार की रिएक्शन फोटो लीफ की जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये दोनों रिएक्शन चलेंगी। तो किस प्रकार से चलती हैं पूरा डिटेल करते हैं एक एक चीज़ों को, है ना। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लीफ का एक स्ट्रक्चर बना रखा है ना, और इस लीफ के हमने सेक्शन कटिंग लिया हुआ है, VS सेक्शन लिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर में अपर एपिडर्मिस, नीचे में लोअर एपिडर्मिस। लोअर सरफेस पे सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा का नंबर मिलता है। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, और उसके अलावा जो अपर एपिडर्मिस के बाद जो है अपर एपिडर्मिस के बाद इसमें मिल जाते हैं पैलीसेड्स की सेल्स। मैं बता चुका हूँ, मेसोफिल में दो प्रकार की सेल, पैलीसेड की सेल और दूसरी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसके अलावा उसमें जो वेन्स रहते हैं, उनका जो वेस्कुलर टिश्यू है, जो जाइलम एंड फ्लोएम, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जाइलम का जो काम है वो है रूट से एब्जॉर्ब करेगा वाटर और प्लांट्स के सभी भाग में कंडक्ट कराता है। यूनी डायरेक्शनल वे होता है उसका। और जो फ्लोएम की जो सेल्स हैं, जो आप फूड मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पर, लीफ में, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, वो जो सॉल्यूट्स हैं, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, और वो लीफ से जाते हुए प्लांट्स के सभी भागों पर वो क्या करता है, पहुंच जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, लोअर से अपर की ओर जाता है और अपर से लोअर की ओर भी ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हम एक सेल को स्ट्रक्चर, अगर लीफ की एक सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इस सेल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ग्रीन ग्रीन कलर के जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का एक क्लोरोप्लास्ट की यूनिट अब निकाल के देखें और उसका सेक्शन कटिंग लें, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच का दोनों का स्पेस कहलाता है। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में 60 एंगस्ट्रॉम का गैप पाया जाता है। इज़ इट क्लियर नाउ? फिर क्या होगा कि जो ग्रेनम है ना, वो क्या होते हैं, एक बंडल के रूप में होते हैं। उनका बंडल जो है वो 60 से 100 के बीच में अप्रॉक्स वो बने हुए रहते हैं। ठीक है, और आपस में स्ट्रोमल लैमेली के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पूरा ग्रेना है। ग्रेना की एक यूनिट को अगर निकालें तो वो कहलाता है थैलेक्वाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो इसका जो मेन फंक्शन है उसकी बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है। पहला तो डार्क रिएक्शन, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन का फिक्सेशन होगा। इसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं, या फिर कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए अपने को जो है हेक्सोस मॉलिक्यूल या फिर जो शुगर है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, और साथ ही एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है
अपने को कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो गया, हेक्सोस फॉर्म हो गया, कहाँ पर, डार्क रिएक्शन पे। अब जो है इसमें जो एटीपी जो एनर्जी रिलीज़ होगी एटीपी के फॉर्म पे, वो चले जाते हैं कहाँ पे, एटीपी के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज़ होगी और एनएडीएच, ये सारे चीज़ें एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते हैं और ये चले जाते हैं हमारे उसमें लाइट रिएक्शन में यूज़ होते हैं। साथ ही इसमें लाइट रिएक्शन के लिए वाटर भी यूज़ होता है और फिर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज करके जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा लाइट रिएक्शन में। तो ये प्रेजेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस पे ही ये रिएक्शन चलेगी। तो इसमें दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं, या फिर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड जो है वो पहले चलता है, फिर जो है वो सॉरी, सेकंड और फर्स्ट दोनों पे लाइट जो है ट्रैप करता है। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए वहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, याद रखिएगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में जो है इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर या फिर हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसके अंदर में बहुत से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, लगभग 230 जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अप्रॉक्स पाए जाते हैं, जो लाइट को ट्रैप करते हैं और फिर उनसे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट होकर फिर क्या लास्ट में क्या बनाते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन चलती है लाइट रिएक्शन में। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो ये है, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट जो है उसकी जो लीफ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन को फिक्स करके शुगर में चेंज कर देती है। ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये फंक्शन हो गया ना, इसका मुख्य काम आपको पता चल गया ना कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पर हो रही है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। इसको मैं थोड़ा सा और डील करता हूँ लाइट रिएक्शन वाले को। अगर इस थैलेकॉइड की एक यूनिट को हम लोग बाहर निकाल के देखें तो आगे अगली स्लाइड में चलिए देखते हैं इसके बारे से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो बाहर की जो आउटर एक्सटर्नल जो है उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का स्पेस। ठीक है, ये जो हो गया ये पूरा ओवरऑल ग्रेना कहलाता है। ग्रेना की एक यूनिट को देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं यहाँ पे TM लिख दिया हूँ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये याद रखेंगे। इसके बीच का जो जगह जो आपको फ्री दिखाई दे रहा है ये कहलाता है ल्यूमेन। इज़ इट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सभी 70S टाइप के राइबोसोम हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए राइबोसोम क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, जीनोम है, इसका ये DNA है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट DNA, इसको हम लोग CpDNA बोल सकते हैं। तो कैल्विन साइकिल और जो डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल एंड लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम है ना, सारी चीज़ों का जो बनना है ना, वो कहाँ पर कोड होगा, उनके लिए जो जीन के जो कोडान है इस DNA पे कोड रहते हैं। ठीक है ना, तो उनमें क्या होगा, अभी DNA है, अब ये DNA ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करके mRNA बनेगा। mRNA को ट्रांसलेट करने के लिए राइबोसोम इसके पास खुद के लिए प्रेजेंट है, वो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना लेता है, फिर वो असेंबल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका असेंबलिंग होता है। तो ये पिगमेंट सिस्टम 2 जो आप देख रहे हैं और ये पिगमेंट सिस्टम 1 है। इसके अलावा प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। इस तरीके से इनमें रिएक्शन चलता है। यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट को ट्रैप करते हैं ये, यहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर, ये जो आपके रिएक्शन सेंटर है, जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटासोम, है ना। नाउ फिर क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो चले जाते हैं प्लास्टोक्यूनोन के पास, फिर वो साइटोक्रोम B के पास जाते हैं, फिर वहाँ से वो ATP सिंथेज, यहाँ पर एक एंजाइम लगा हुआ रहता है ATP सिंथेज, जो ATP का फॉर्मेशन करता है, तो एनर्जी बनाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, ये रिएक्शन चलती है, ये रिएक्शन कहलाती है लाइट रिएक्शन।
अब इसमें इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 को। ये इस तरीके से चलते हैं, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नीचे से इस तरीके से पिगमेंट सिस्टम 2 पहले चलता है, फिर पिगमेंट सिस्टम 1 के पास। तो ऐसे आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल साइड से तो ये जेड के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम नाम दे दिया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, स्ट्रोमा पे। ये जो आपको फ्री जो एरिया दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स वाला पार्ट, यही क्या चीज़ है, स्ट्रोमा है। जो स्ट्रोमा पे कहीं पर भी क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। क्लोरोफिल कहाँ मिलेंगे, तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है जहाँ पर मैंने लाइट रिएक्शन के बारे से आपको बताया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल इस नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। ठीक है, तो थैंक यू, आपने पूरा वीडियो को अंत तक देखा और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।